नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी, अहमदाबाद में किया भव्य रोड शो, 5,200 करोड़ रुपए की दी सौगात। कहा गोधरा की घटना के बाद एजेंडा चलाया गया, गुजरात को बदनाम करने की कोशिश हुई। यूएन में गरजे एस जयशंकर, चीन और कनाडा को सुनाई खरी खरी। कहा कुछ देशों के एजेंडा सेट करने के दिन गए, राजनीतिक सहूलियत से आतंकवाद पर कार्रवाई सही नहीं। खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर पर एनआईए का बड़ा एक्शन, 6 राज्यों के 51 ठिकानों पर एनआईए ने मारी रेड। एनआईए की गिरफ्त में कई आतंकी। बिहार महागठबंधन में जमकर बवाल, नीतीश का हुआ बुरा हाल। आरजेडी में पड़ी फूट, जेडीयू में बगावट। ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई से भी बिहार में गरमाई सियासत। मोदी डिग्री मानहानि केस में केजरीवाल और संजय सिंह को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। साथ ही अफसरों को अपनी मुट्ठी में करने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट दौड़े केजरीवाल। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के गुजरात दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन रहा, जहां पीएम मोदी ने 5,200 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में पीएम मोदी शामिल हुए और एक भव्य रोड शो भी किया। पीएम मोदी ने कुछ पुरानी घटनाओं को याद किया। 2001 से पहले गुजरात में आई अकाल, फिर भूकंप और गोधरा ट्रेन की घटना और राज्य में फैली हिंसा के बाद के हालात की चर्चा की। उन्होंने कहा तब कुछ लोग एजेंडा के तहत गुजरात को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। अचानक से पीएम मोदी ने इस पुरानी घटना का जिक्र क्यों किया? देखिए, ये जरूरी है ये जानना कि किस मुश्किल वक्त पे एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर दंगे, बाढ़, भूकंप, जितनी भी सारी विपत्ति हो सकती है वो गुजरात में उस वक्त आई जब नरेंद्र मोदी नए नए मुख्यमंत्री बने। ये याद करना इसलिए भी जरूरी है कि उस हाल से गुजरात को उन्होंने निकाल के बाहर बिल्कुल एक विकसित राज्य में कैसे स्टैब्लिश किया, ये मार्क होता है एक लीडर का। इतने सालों में देखिए, बहुत सारे आपको मुख्यमंत्री मिल जाएंगे 15 साल से, 20 साल से, लेकिन राज्य का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं। तो ये डिफरेंस है। और 20 साल हो गए वाइब्रेंट गुजरात। कोई दूसरे राज्य में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट समिट होता है? नहीं होता है। मैं पढ़ रहा था, लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वाइब्रेंट गुजरात के बारे में बता रहे हैं, लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होते हुए भी दिन भर में कम से कम 30-40 इंडस्ट्रियलिस्ट अक्रॉस इंडिया, कोई कलकत्ता में भी बैठा हुआ पैसा लगाना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, मुख्यमंत्री खुद फोन करके कहते थे कि हमारे यहां आ जाओ, हमारे यहां आ जाओ। कितने मुख्यमंत्री को आपने देखा है कि अपने राज्य में विकास हो, वहाँ इंडस्ट्री लगे, नौकरियां मिले, एक इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरे, उसके लिए एक मुख्यमंत्री अपनी तमाम ईगो और शान बान को त्याग करके इंडस्ट्रीज के सामने फोन करके ये कहता हो। यही फर्क है आम लीडर्स में और प्रधानमंत्री मोदी में। जी, अगली खबर में बात खालिस्तानी प्रेमी कनाडा को यूएन के मंच से भारत के मुंहतोड़ जवाब की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा समेत संयुक्त राष्ट्र पर ऐतिहासिक हमला बोला है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े सभी देशों को नसीहत देते हुए भारत ने कहा कि दूसरे देशों के लिए एजेंडा तय करने वाले देश आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया तय करने में राजनीतिक
कूटनीतिक सहूलियत को प्राथमिकता दे रहे हैं। मगर अब ऐसा नहीं चलने वाला। बड़ी बात, एस जयशंकर ने ये बयान खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के साथ चल रहे कूटनीतिक गतिरोध के बीच में दिया है। ये एक तरीके से कनाडा और संयुक्त राष्ट्र पर जोरदार प्रहार है, जिसकी चर्चा हर देश में हो रही है। जोरदार हमला कनाडा को लेकर जयशंकर ने किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, मुझे तो गर्व होता है कि ऐसे विदेश मंत्री हैं। क्या भाषण दिया उन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, किसी को भी नहीं छोड़ा। और जैसा लग रहा था जैसे यूपी में हम लोग सुनते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है, तो यूएन में जाकर विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने ये जो इनडिसेंट और इसको कह सकते हैं कि खराब किस्म की कूटनीति है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया। क्या कहा उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट बी सिलेक्टिव ऑन इश्यूज ऑफ टेररिज्म। आप अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को साधने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करें, ये ठीक नहीं है। और उन्होंने साफ साफ कहा अमेरिका को कि वो दिन लद गए कि जब वेस्ट के कुछ कंट्रीज आपस में बैठ के जैसे क्लब में तय कर लिया कि ये एजेंडा चलेगा और वो एजेंडा सारे लोग मान लें, वो दिन खत्म हो गए हैं। और उन्होंने एक एक करके गिराना शुरू कर दिया। और अब जो आपने सवाल किया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका रेमिफिकेशन क्या होगा, 5 अक्टूबर को बैठक है, लिस्ट तैयार हो रही है उन तमाम चरमपंथियों और उग्रवादियों की और आतंकवादियों की जो हिंदुस्तान से क्राइम करके यूके में, कनाडा में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के अंदर छिपे पड़े हुए हैं। इन सब को बेनकाब किया जाएगा। कार्रवाई तो देश के अंदर में हो रही है। जी, तो यूएन के मन से भारत ने कनाडा पर जोरदार हमला किया है, तो इधर भारत में खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर पर एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत और कनाडा में सक्रिय आतंकवादी गैंगस्टर गठजोड़ पर कार्रवाई के संबंध में एनआईए ने आज 6 राज्यों के 51 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए ने लॉरेंस बबीहा और अर्शदल्ला गिरोह के साथियों से जुड़े 3 मामलों में ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अर्शदल्ला गिरोह के एक साथी को हिरासत में भी लिया गया है। लगातार एनआईए की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। आज की रेड कितनी बड़ी कार्रवाई? देखिए, ये लगातार होने वाली रेड है, ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। मोदी सरकार ने ठान लिया है। अब देखिए क्या हुआ। कल वहां कनाडा के अंदर में कोई रैली लोगों ने निकाली थी, पैसे भी बांटे, प्रोपेगेंडा भी किया, गुरुद्वारों में जाकर के अपील भी की, लोग आए नहीं। क्यों? जब इधर डंडे चल रहे होते हैं ना, दिल्ली के अंदर में, पंजाब के अंदर में, चंडीगढ़ में, ये तमाम लोगों को चिन्हित कर दिया गया है और एक एक करके ये तमाम आतंकवादी, ये खालिस्तानी, ये गैंगस्टर्स, इनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। तो देखिए किस तरह से छटपटाहट होगी। इन लोगों ने ये सोच लिया था कि विदेश में छिप के ये डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हिंदुस्तान के खिलाफ वो एजेंडा चलाएंगे और हिंदुस्तान की सरकार मुंह ताकते रह जाएगी। वो किसान आंदोलन के जरिए हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लाल किले पे हमला करेंगे। वो हिंदुस्तान को एक वीक स्टेट अब तक समझ रहे थे और इसलिए ये सब काम करने में सफल हो रहे थे। अब अगले 6 महीने में ये तथाकथित ये जो खालिस्तानी आंदोलन है, आप देखिए कैसे इसकी कमर
तोड़ी जाएगी। जी, अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की, जहां जमकर बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार का बुरा हाल है। उपेंद्र कुशवाहा ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि जेडीयू में टूट पक्की है। तो आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता रहे पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं आरजेडी में भी बवाल शुरू हो गया है। राज्यसभा सांसद मनोज झा की ठाकुर की कविता को लेकर आरजेडी में आपसी कलह मचती दिख रही है। एक और जहां राजद विधायक ने ठाकुरों का अपमान बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है, तो वहीं दूसरी ओर खुद राजद ने सांसद झा के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। ये बिहार का बवाल कब खत्म होगा? देखिए, बिहार का बवाल नहीं है ये मनोज झा या आरजेडी के चाणक्य माने जाने वाले व्यक्ति, ये खुद है पंडित। राजपूतों के ऊपर उन्होंने कटाक्ष कर दिया, और न ये ब्राह्मण है, न ये राजपूत है, न ये हिंदू है कहने को। ये नक्सली है, नक्सली। ये उस तरह के संवाद, उसको आजकल तो जूम वाले में कहीं कहीं मीटिंग होते रहते, टुकड़े टुकड़े गैंग का एक सदस्य है ये समाजवाद के नाम पे ये जो नक्सलिज्म को प्रोपोगेट करने वाला व्यक्ति है, ये ही इज मोर डेंजरस देन ए टेररिस्ट। इस बात को समझिए। इस तरह के लोग ये अपना केचुआ बदलते रहते हैं, कभी उस पार्टी में, कभी उस विचारधारा में, कभी इस मीटिंग में, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर भी है। और आप क्या कह रहे हो? आपने जाति विशेष के ऊपर हमला कर दिया, आपको किसने अलाउ किया? ये हिम्मत है इस तरह की बातें कहने के लिए किसी और दूसरे धर्म के किसी जाति के ऊपर? और पार्टी के अंदर ही फूट पड़ रही है। कोई बाहुबली है आनंद मोहन, उसका बेटा आरजेडी में, वो भी आरजेडी में, वो कह रहे भाई राजपूतों के ऊपर जो है हमला हो गया। भाई हमला हो गया तो पार्टी छोड़ के बाहर जाओ। तमाशा बना करके रखा हुआ है तुम लोगों ने। बिहार का नाश कर दिया इन लोगों ने। पिछले 30 साल में ये नीतीश कुमार और लालू दोनों अपने आप को समाजवादी कहते हैं, बेड़ा गर्क कर दिया है लोगों का। देश भर में बिहारी जो है नौकरी के लिए भटकता है, रोज गालियां खाता है। और इनको बेशरम लोगों को देखिए, इनको कविता और कहानी समझ में आ रहा है। हल उसका तो घाट उसका, खेत उसका, यही सब तमाशा करने में ये लोग लगे रहेंगे। इस तरह के लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि बिहार ऐसे ही लोगों को डिजर्व करता है। इस बिहार को कोई संभाल नहीं सकता। वहां के लोग जब तक ये जातिवादी के नाम पे इस तरह के बेवकूफ लोगों को आप वोट दोगे, इसी तरह के लोग तो पैदा होंगे। कोई रामचरितमानस को गाली दे रहा है, कोई हिंदू धर्म के किसी जाति को गाली दे रहा है, कोई प्रभु श्री राम को गाली दे रहा है, कल कोई भगवान श्री कृष्ण को गाली देगा, कोई रामचरितमानस जलाने को कहेगा। यही धंधा चलेगा वहां, क्योंकि इन लोगों को काम धाम तो करना है नहीं, माल कमाने से फुर्सत नहीं है इन लोगों को। जी, आज की आखिरी खबर में बात अरविंद केजरीवाल को लगे बड़े झटके की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में टिप्पणी को लेकर कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से गुजरात हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दौड़ लगाई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नौकरशाह आदेश का पालन नहीं कर रहे। क्यों अरविंद केजरीवाल अफसरों को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से ये एक्सपोज हो चुका है। ये व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, इसने अपने आप को साबित कर दिया। ये वही सारे काम करता आ रहा और उसकी पार्टी के लोग। अभी कैसे चला गया भाई ये? कैसे ये नंगापन जो चल रहा था शादी के नाम पे, यही सब चीजों के खिलाफ तो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। यही सब चीजों के खिलाफ तो ये राजनीति को बदलने के लिए आए थे। अब पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। देखिए कैसा, वो तो कहते ना दोहा है कि सिर मुड़ाते ओले पड़े। अब नहीं मांगोगे, डिग्री नहीं मांग रहा है अब आजकल जो है शांत है, क्योंकि अगर उसमें सजा हो गई तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये उसी तरह के आरोप लगे हुए हैं जिस तरह का आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगा हुआ था। अब कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट, तो कहीं कहीं आप जा रहे हो।
भाई अपनी वाणी संभाल के बात करते, झूठ बोलते हो हर जगह, हर चीज में झूठ बोलने की आदत इसने पाल ली है। अब ये सुप्रीम कोर्ट नया धंधा, कोई आदमी इसको जाकर के समझाए भाई लड़ झगड़ के घर नहीं चलता, तुम राज्य चलाने की बात कैसे सोच ले रहे हो। और अब जा रहे हैं वापस सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए कि भाई हमारे आदेशों को पालन नहीं करते। भाई किस तरह के आदेश देते हो? भाई वो जमाना लग गया कि आदेश दे दो कि 9 लाख का पर्दा लगेगा और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लगा दे। आदेश दे दो कि भाई तुम्हारा जो कमोड होगा वो 4.5 लाख रुपए का होगा और वो फुलफिल हो जाएगा। तुम आदेश दे दो कि भाई नए घर को बनाना है, पुराने घर पे बुलडोजर चलाना है, लेकिन बताना नहीं है, लेकिन फिर भी सारे लोग जो है कन्नाइव करके तुम्हारा शीश महल बना दे, तो अब नहीं होगा। अब वो जमाना भी खत्म हो गया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कंधे पर रख के तुमने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, सारे अधिकारियों ने तुम्हारे आदेश को मान लिया। अब वही अधिकारी बाहर जो है तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, तो भाई तय कर लो, आदेश वही माना जाएगा जो लीगल हो। लेकिन केजरीवाल लीगल काम कुछ करे तब तो। ये तो विम्स एंड फैंसी के ऊपर जिस तरह से अपनी पार्टी चलाता है, लट्ठे लेकर हाँक कर, और सारे जो गुलाम जो है उसकी पार्टी के अंदर वो जी हुजूर करते हुए पार्टी में काम करते हैं, और जो नहीं मानता है उसको मारपीट करके बाहर कर देते हैं। तो जिस तरह से ये पार्टी चलाना चाह रहा है उसी तरीके से ये सरकार भी चलाना चाह रहा है। लेकिन है क्या? पावर है, पैसा है और इकोसिस्टम। अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हो जाएंगे, डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने लग जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी डर जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट भी डर जाता है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय तो करते हैं ये लोग, लेकिन बहुत सारी चीज़ों, फोन पे ही हो गया बताइए तीस्ता सितलवाड़ का जमानत, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लेकिन एक बात ये जान लीजिए, ये केजरीवाल ये उस प्रजाति का नेता है कि जो हमेशा झूठ के ऊपर ही अपनी राजनीति को कंडक्ट करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।